बॉलीवुड में काफ़ी कम ऐसी मूवीज बनती हैं जिनकी कहानी, एक्टिंग और क्लाइमैक्स देखकर ऑडियंस भी अपने आप को उस मूवी की तारीफ करने से नहीं रोक पाती। ये मूवी जनवरी 2016 में रिलीज की गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर लीड रोल में नजर आए थे। तो कहानी के सस्पेंस को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं चेस के गेम पर बनी इस माइंड ब्लोइंग सुपरहिट मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दानिश नाम का एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर पहुंचता है। इस लड़की का नाम है रूहाना। यहीं से बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है और कहानी काफी स्पीड में आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि जल्द ही इन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ साल बाद ही रूहाना एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम ये लोग नूरी रखते हैं। जल्द ही नूरी थोड़ी बड़ी भी हो जाती है। ये तीनों ही अपनी लाइफ से काफी ज्यादा खुश थे। इसी दौरान हमें समझ आता है कि दानिश पुलिस में एक इंस्पेक्टर है। एक्चुअल में दानिश एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम दानिश, रूहाना और नूरी को गाड़ी में कहीं जाता हुआ देखते हैं। रूहाना की बातों से हमें समझ आता है कि वो अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए लेट हो रही थी। ऊपर से पहनते वक्त उसका घुंघरू भी टूट गया था। इसीलिए दानिश घुंघरू ठीक करवाने के लिए अपनी गाड़ी एक शॉप के पास रोकता है और जब रूहाना घुंघरू ठीक करवाने के लिए शॉप में जाती है, उसी वक्त दानिश को कोई टेररिस्ट दिखाई देता है। एक्चुअल में इस टेररिस्ट का नाम रमीज है और पिछले कुछ दिनों से दानिश की टीम इस टेररिस्ट को तलाश कर रही थी। दानिश तुरंत अपनी टीम को कांटेक्ट करके उस टेररिस्ट का पीछा करने लगता है। क्योंकि दानिश की बेटी उसके साथ बैठी थी, इसीलिए वो चोरी से उस टेररिस्ट की गाड़ी को फॉलो कर रहा था। लेकिन अगले रोड पर पहुंचते ही रमीज और उसके आदमी अचानक से दानिश की कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर इनके बीच गोलीबारी होती रहती है। हम देखते हैं कि रमीज के कुछ आदमी मारे जाते हैं और दानिश भी घायल हो चुका था। और जब रमीज और उसके कुछ आदमी वहां से निकल जाते हैं, तब दानिश को पता लगता है कि एक गोली नूरी को भी लग चुकी थी। दानिश तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें पता लगता है कि उनकी बेटी नूरी अब इस दुनिया में नहीं रही। नूरी के अंतिम संस्कार वाले दिन ही रूहाना की मां बताती है कि रूहाना कुछ दिन तक अकेले रहना चाहती है। इसीलिए दानिश भी अपने दोस्त सरताज के साथ उसके घर रहने के लिए चला जाता है। एक्चुअल में सरताज भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का ही हिस्सा है। घर पहुंचकर सरताज दानिश को नींद की कुछ गोलियां देता है ताकि वो आराम से सो सके। कुछ देर बाद ही सरताज को उनके एक और दोस्त एसपी का कॉल आता है। एसपी सरताज को रमीज की लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। सरताज को लगता है कि अब तक दानिश सो चुका होगा, लेकिन वो सरताज की बातें सुन रहा था। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि रमीज एक ऐसी बिल्डिंग में रुका है जहां अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और अगले ही सीन में सरताज की टीम उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। वो लोग रमीज को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन तभी दानिश भी वहां पर पहुंच जाता है और वो सबसे पहले बाहर खड़ी एक गाड़ी में आग लगाकर उसे उड़ा देता है, ताकि धमाके की आवाज सुनकर रमीज उस बिल्डिंग से बाहर निकले। और जैसे ही रमीज के लोग बाहर निकलते हैं, तो दानिश के साथ साथ उनकी टीम के लोग भी उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सरताज अपनी टीम से बार बार यही कहता है कि हमें रमीज जिंदा चाहिए। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि दानिश ने जो नींद की गोलियां खाई थी, उस वजह से उसे बार बार नींद के झटके आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी दानिश अपनी टीम से पहले ही रमीज तक पहुंच चुका था, क्योंकि उसी की वजह से दानिश की बेटी की जान गई थी। इसीलिए दानिश उसे जान से मार डालता है। आगे हम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस का सीन देखते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि रमीज यहाँ पर किसी पॉलिटिशियन से मिलने के लिए आया था। वो लोग उस पॉलिटिशियन को भी पकड़ना चाहते थे, लेकिन रमीज की डेथ के बाद अब वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमिश्नर को पता लग चुका था कि ऑर्डर्स को फॉलो ना करते हुए
दानिश ने सिर्फ अपने गुस्से की वजह से रमीज को मारा है, इसीलिए कमिश्नर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए दानिश का सीनियर उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है। अगले सीन में ही हम दानिश को उसकी बेटी की कब्र के पास बैठा हुआ देखते हैं, क्योंकि दानिश की लापरवाही की वजह से ही नूरी की जान गई थी, इसीलिए वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेवार खुद को ही मान रहा था। काफी ज्यादा सोचने के बाद वो अपनी गन निकालकर अपने गले पर रख लेता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक गाड़ी की तेज लाइट पड़ती है, जिस वजह से वो रुक जाता है। कुछ सेकंड्स तक रुकने के बाद वो गाड़ी वहां से निकल जाती है और वहां से निकलते वक्त दानिश को उसी जगह एक वॉलेट मिलता है जहां पर वो गाड़ी खड़ी थी। उस वॉलेट में पड़ी आईडी से दानिश को उस गाड़ी वाले आदमी का एड्रेस पता लग चुका था और अगली सुबह ही वो वॉलेट वापस करने के लिए उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। जब दानिश घर में एंटर करता है तो उसे वहां कुछ बच्चे किसी प्ले की रिहर्सल करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात पंडित जी से होती है। वैसे तो इनका नाम ओमकार नाथ धर है, लेकिन जान पहचान के लोग इन्हें पंडित जी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से इनकी टांगे काटनी पड़ी थी। इसीलिए घर में काम करने के लिए इन्होंने पम्मी नाम की एक लेडी को रखा है। वॉलेट वापस करने पर पंडित जी कहते हैं, थैंक यू, आप मेरी नीना को घर ले आए। उसी की याद में हम ये प्ले कर रहे हैं। वॉलेट में लगी फोटो की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं, ये मेरी बेटी नीना पिछले साल सीढ़ियों से गिरने की वजह से मर गई। जब दानिश वहाँ से जाने लगता है तो पंडित जी कहते हैं, मुझे नूरी के बारे में थोड़ा लेट पता लगा। मैं आपसे मिलने के लिए आया भी था, लेकिन आपको डिस्टर्ब ना करने का सोच के मैं वापस लौट गया। दानिश के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि नूरी यहाँ पर अपनी माँ के साथ चेस सीखने के लिए आती थी। फिर से जब दानिश वहाँ से जाने लगता है तो पंडित जी कहते हैं, फिर आइएगा कभी हमारे बच्चों के साथ चेस खेल के आपको लगेगा कि आप नूरी के साथ खेल रहे हो। ये सुनकर दानिश वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद से दानिश उन बच्चों के साथ चेस खेलने के बहाने वहाँ अक्सर आने जाने लगता है। धीरे धीरे दानिश को चेस खेलना आ जाता है और पंडित जी के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बातों ही बातों में पंडित जी पूछते हैं, तुम्हें उन लोगों को मार के कैसा लगा जिन्होंने तुम्हारी बेटी की जान ली? इस पर दानिश कोई जवाब नहीं देता, लेकिन पंडित जी कहते हैं, अच्छा ही लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं उस बास्टर्ड को मार दूंगा। दानिश पूछता है, कौन है वो? तो यहाँ पंडित जी वेलफेयर मिनिस्टर यजाद कुरैशी का नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि मेरी बेटी नीना आजाद कुरैशी की बेटी रूही को चेस सिखाने जाती थी। एक दिन कुरैशी के सेक्रेटरी का फोन आया। उसने बताया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। कुरैशी ने मुझसे कहा कि आपकी बेटी का बैलेंस बिगड़ा और वो सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन उस दिन सिर्फ मैंने कुरैशी की आंखों में देखा था, वो एक्सीडेंट नहीं था, शी वाज मर्डर्ड। सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में दानिश सरताज के घर पहुंचकर कुरैशी की हिस्ट्री के बारे में पता करना शुरू करता है। उसे पता लगता है कि 8 साल पहले कश्मीर में रहने वाले कारीगरों के गांव में कुछ आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। इस हमले में गांव के 55 लोग मारे गए। जब तक आर्मी वहां पहुंची तब उन्हें सिर्फ यजाद कुरैशी और उसकी बेटी ही जिंदा मिली। वहीं से पब्लिसिटी पाने के बाद कुरैशी इलेक्शंस में खड़ा हुआ और 8 सालों के अंदर वो वेलफेयर मिनिस्टर बन गया। जब दानिश सरताज से केस के बारे में पूछता है तो सरताज बताता है, नीना का केस काफी सिंपल है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ा और सिर फर्श से टकराया और वहीं उसकी डेथ हो गई। 4 बंदों ने अपनी आंखों से देखा था। इस पर दानिश थोड़ा हंसकर कहता है, कुरैशी के 4 बंदे। सरताज की ही बातों से दानिश को पता लगता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रूही अपने कमरे में थी। जब दानिश इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुरैशी के ऑफिस में जाता है तो वहीं उसकी मुलाकात डीसीपी और कमिश्नर से होती है। यहाँ कुरैशी दानिश के पूछे गए क्वेश्चंस को पूरी तरह से इग्नोर करता है और डीसीपी से इस केस की फाइल के बारे में पूछता है तो डीसीपी बताता है कि केस की फाइल जल्द ही क्लोज हो जाएगी। कुरैशी कहने लगता है,
कि किस्मत ने पंडित जी के साथ काफी बुरा किया। कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में उनकी बीवी की मौत हो गई और चोट की वजह से उनकी टांगे काटनी पड़ी और पिछले साल ही उनकी बेटी भी इस दुनिया से चली गई। कुरैशी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि पंडित जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वहां से बाहर निकलने के बाद कमिश्नर दानिश को वार्निंग देता है कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दानिश रूहाना से मिलने के लिए जाता है। अपनी बेटी की मौत के कुछ दिन बाद ही रूहाना अपनी माँ के पास चली गई थी। यहाँ हमें समझ आता है कि रूहाना दानिश से बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो दानिश को ही अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानती है। रूहाना से बात ना हो पाने के कारण दानिश काफी दुखी हो गया था। इसीलिए दानिश अपने घर ना जाकर रात के 2 बजे ही पंडित जी के घर पहुंच जाता है और उनसे चेस खेलने के लिए पूछता है। पंडित जी दानिश की हालत को समझते हुए अपने घर में उसका स्वागत करते हैं और अपनी एक स्पेशल चेस किट निकालते हैं जिसमें ग्लासेस के अंदर चेस के पीसीस थे। पंडित जी उसमें वोडका डालते हुए कहते हैं कि जिसका भी कोई मोहरा मरेगा उसे अपनी वोडका खत्म करनी होगी। वो कहते हैं ये स्पेशल किट पार्टियों में ही निकलता है। इस पर दानिश पूछता है तो आज क्यों? तो पंडित जी कहते हैं क्योंकि आज पार्टी है। आज सही मायने में आप हमारे दोस्त बने हैं। आज पहली बार बिना फोन किए आधी रात को आप मेरे घर आए हैं। खेलते खेलते ये लोग आपस में काफी बातें करते हैं और पंडित जी को पता लग जाता है कि रूहाना अभी भी दानिश से गुस्सा है। इस खेल में दानिश जीत चुका था तो पंडित जी उसे कांग्रेट्स करते हैं, लेकिन यहाँ दानिश कहता है ये खेल जीतने का नहीं पीने का था। इस पर पंडित जी हंसते हैं और कहते हैं तो आप ओमकार नाथधर को समझ गए। सीन यहीं कट होता है और अगले दिन ही पंडित जी रूहाना के घर जाकर उससे कहते हैं कि मेरी बेटी नीना ने एक डांस ड्रामा लिखा था। मैंने सुना है कि आपको डांस का बहुत शौक है। अगर आप आकर बच्चों को डांस सिखा देंगी दोनों को काफी अच्छा लगेगा। पहले तो रूहाना इसके लिए मना करती है, लेकिन किसी तरह से पंडित जी उसे इस बात के लिए मना लेते हैं। दूसरी तरफ दानिश नीना के केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुरैशी की बेटी रूही से मिलता है, लेकिन उसके साथ रहने वाली मेड उसे दानिश के साथ ज्यादा बात नहीं करने देती। दानिश जब वापस से पंडित जी से मिलने के लिए ऑडिटोरियम में पहुंचता है तो वहां उसे रूहाना दिखाई देती है। यहाँ फिर से रूहाना दानिश को इग्नोर करना शुरू कर देती है और जब पंडित जी को इस बात का एहसास होता है तो वो बच्चों को बाहर भेजकर रूहाना से कहता है क्या तुम अभी भी दानिश को ही अपनी बेटी की मौत का जिम्मेवार मानती हो? दानिश भी यही मानता है। शायद इसीलिए जब मैं उस दिन नूरी की कब्र पर गया था तो मैंने देखा कि दानिश ने अपनी गन को अपने गले पर रखा हुआ है। अगर उस दिन वो हादसा हो जाता तो आप किसे जिम्मेदार मानती? यहाँ पंडित जी उन्हें एहसास दिलाते हैं कि मेरे कंपैरिजन में आप लोग काफी ज्यादा खुशकिस्मत है। फिर से सीन रूही के घर पर शिफ्ट होता है और उसका पिता कुरैशी उससे दानिश की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है क्या ये अंकल आपसे मिलने आए थे? क्या आपने इसे कुछ बताया? अपने पिता को देखते ही रूही काफी सहम चुकी थी और तभी उसके दिमाग में कुछ विजुअल्स दिखने लगते हैं। कुरैशी गन लेकर कुछ लोगों को मार रहा था। यहाँ हमें समझ आता है कि कुरैशी इतना भी अच्छा इंसान नहीं है जैसा वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि कुरैशी के पूछने पर रूही ना में अपना सिर हिलाती है। अगले दिन ही दानिश को पता लगता है कि नीना के केस की फाइल क्लोज हो चुकी थी और इसीलिए पंडित जी डीसीपी के ऑफिस में धरने पर बैठे हैं। जब दानिश वहां पहुंचता है तब पंडित जी डीसीपी से बहस कर रहे थे तो दानिश किसी तरह से पंडित जी को समझाकर वहां से ले जाता है, क्योंकि पंडित जी को अपनी बेटी की फाइल क्लोज होने पर काफी सदमा पहुंचा था। इसीलिए वो एक दिन अपनी गाड़ी चलाकर रोड तक पहुंचते हैं और अपनी व्हील चेयर निकालकर अचानक से रोड पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा था
कि मिनिस्टर की गाड़ी इस रोड से जाने वाली है। हालांकि टाइम पर वहां मौजूद पुलिस वाले उन्हें वहां से हटा देते हैं, लेकिन फिर भी पंडित जी एक जूते को कुरैशी की गाड़ी की तरफ फेंकते हैं। उसी रात दानिश जब सो रहा था तो पम्मी दानिश को कॉल करके बताती है कि पंडित जी पर किसी ने हमला किया है। दानिश भी तुरंत अपने दोस्त सरताज को लेकर पंडित जी के घर पहुंचता है। पंडित जी यहाँ पर काफी जख्मी हालात में पड़े थे और पम्मी कहती है वो इंसान खिड़की से भाग गया। दानिश के पूछने पर पंडित जी बताते हैं वो आदमी अपना नाम वजीर बता रहा था, क्योंकि मैंने उसके बादशाह कुरैशी पर हमला किया, इसीलिए वो मुझे वार्निंग देने आया था। उसने मेरी चेस्ट के साथ साथ मेरी व्हील चेयर को भी जला डाला। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस भी यहाँ पर पहुँच जाती है और पंडित जी का इलाज करवाने के बाद दानिश एक स्केच आर्टिस्ट की मदद से हमला करने वाले का स्केच रेडी करवाता है और इसके बाद दानिश उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है। उसी रात दानिश के नंबर पर एक कॉल आता है। ये कॉल वजीर ने ही किया था। वजीर दानिश को चैलेंज करते हुए कहता है कि मुझे उस बुड्ढे के हर एक पल की खबर है, चाहकर भी तुम उसे बचा नहीं पाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद दानिश अब उसे पकड़ने के लिए और भी ज्यादा उतावला हो चुका था। इसीलिए दानिश अपने दोस्त सरताज को वेलफेयर मिनिस्टर कुरैशी की कॉल टैप करने को कहता है। हालांकि सरताज इस बात के लिए मना करता है, क्योंकि अगर इस बात की खबर उनके सीनियर्स को मिली तो दानिश की तरह ही उसे भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्त होने के नाते वो मान जाता है और मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए ही उन्हें पता लगता है कि मिनिस्टर कल सुबह ही कश्मीर के लिए निकलने वाला है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता लग गया था कि वजीर आज शाम 5 बजे ही एक गार्डन में मिनिस्टर के साथ मिलने वाला है। 5 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था, इसीलिए ये दोनों जल्दी से वजीर के बताए गए गार्डन में पहुंचते हैं और वहां छानबीन करना शुरू करते हैं। यहाँ दानिश को एक आदमी पर शक होता है जिसका चेहरा स्केच के साथ मैच कर रहा था और वो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। दानिश तुरंत उस आदमी को पकड़ लेता है। जब दानिश उस आदमी से उसका नाम पूछता है तभी दानिश के फोन पर फिर से कॉल आती है। कॉल पर बात करने वाला वजीर ही था। वो कहता है क्या साहब, एक छोटा सा मैसेज सुन के आप यहाँ तक आ गए। यहाँ हमें समझ आता है कि वजीर दानिश से भी एक कदम आगे चल रहा था। उसे पता था कि दानिश ने मिनिस्टर की कॉल टैप करवाई थी। इसके अलावा वजीर पंडित जी की कही हुई कुछ बातें भी दानिश को बताता है, जिसे सुनकर दानिश को समझ आता है कि वजीर किसी तरह से उन पर नजर रखे हुए है। आगे हम फिर से ऑडिटोरियम का सीन देखते हैं। अब रूहाना भी दानिश से बात करने की कोशिश करने लगी थी और इसी बात के लिए ऑडिटोरियम से घर जाते वक्त दानिश पंडित जी को थैंक्स कहता है, क्योंकि उनकी वजह से ही रूहाना ने फिर से दानिश से बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब दानिश पंडित जी के घर पहुंचकर मेन डोर ओपन करता है तो अचानक से ही एक म्यूजिक प्ले होने लगता है। दानिश को खतरे का एहसास होते ही वो पंडित जी को सरताज के साथ बाहर रुकने को कहता है और अकेला ही अंदर जाने का फैसला करता है और कुछ सेकंड्स में ही फिर से टेबल पर रखी चेस में एक धमाका होता है। जब दानिश पास जाकर देखता है तो उसे वहां एक कश्मीर की टिकट के पास एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था, ये टिकट देखो दानिश साहब, आपका दोस्त कल कश्मीर जा रहा है, बादशाह के पीछे रोक लो, अभी तो शतरंज के मोहरे उड़े हैं, अगली बार। दानिश को समझ आता है कि ये मैसेज वजीर ने ही छोड़ा होगा। एक्चुअल में पंडित जी कश्मीर पहुंचकर कुरैशी पर हमला करने की सोच रहे थे। इस बात का अंदाजा होने के बाद दानिश पंडित जी को उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें सेफ हाउस भेजने का फैसला करता है, ताकि पंडित जी कुरैशी तक ना पहुंच सके और ना ही वजीर पंडित जी तक। लेकिन सेफ हाउस जाने से पहले पंडित जी आज रात रूहाना के हाथ का खाना खाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए दानिश और रूहाना मान चुके थे। इनके घर खाना खाने के बहाने पंडित जी अगली सुबह ही उन्हें चकमा देकर कश्मीर जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके थे और जब तक दानिश सोकर उठता है
तो उसे वजीर कॉल करके इस बात के बारे में बताता है। ये इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ वजीर पंडित जी को मारने की धमकी भी देता है और दानिश को चैलेंज करता है कि अगर तुम उसे बचा सकते हो तो बचा लो। दानिश तुरंत अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है और सरताज को फोन करके पंडित जी के फोन की लोकेशन पता करने को कहता है। आखिरकार सरताज की हेल्प से उसे पंडित जी की लोकेशन पता लग चुकी थी और दानिश उन्हें रोकने के लिए उनकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ फिर से दानिश के फोन पर वजीर का कॉल आता है। वो कहता है खेल खत्म। तभी दानिश की आंखों के सामने ही पंडित जी की गाड़ी एक बम धमाके से उड़ जाती है, जिस वजह से पंडित जी मर चुके थे और इसी धमाके की वजह से दानिश भी बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रीनगर में कुरैशी आने वाले इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा था। इसी न्यूज को हॉस्पिटल में मौजूद दानिश भी काफी गुस्से में देख रहा था। हम समझ पाते हैं कि बेहोशी के बाद सरताज ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। इसके बाद दानिश खुद कश्मीर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि अब वो वजीर को खत्म करना चाहता था। उसे समझ आता है कि सिर्फ कुरैशी ही उसका पता बता सकता था। इसीलिए कुरैशी तक पहुंचने के लिए वो कश्मीर में मौजूद अपने पुराने दोस्त एसपी की मदद लेने के बारे में सोचता है। एसपी वही इंसान है जिसने सरताज की टीम को रमीज की लोकेशन के बारे में बताया था। कश्मीर पहुंचते ही दानिश रूहाना के नाम एक खत लिखता है, जिसमें दानिश ने लिखा था, हो सकता है ये लेटर मिलने से पहले तुम्हें मेरी मौत की खबर मिले। आई एम सॉरी, मैं एक काबिल पिता तो नहीं बन पाया और ना ही काबिल पति, पर एक काबिल दोस्त बनना चाहता हूँ। लेटर पोस्ट करने के बाद दानिश एसपी से मिलता है। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि कभी दानिश ने एसपी की जान बचाई थी, इसीलिए एसपी दानिश के लिए कुछ भी कर सकता था। अगले सीन में ही ये लोग कुरैशी तक पहुंचने का मिशन शुरू करते हैं, क्योंकि एसपी भी कश्मीर की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, इसीलिए उसके पास उस बिल्डिंग में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरास का एक्सेस था जहां कुरैशी अपना भाषण दे रहा था। सबसे पहले एसपी अपने आदमियों को भेजकर उस बिल्डिंग में फेक गोलीबारी करवाता है और असली कमांडोज के पहुंचने से पहले ही दानिश कमांडो की ड्रेस पहनकर उस बिल्डिंग में एंटर करता है। कुरैशी की सुरक्षा करने के बहाने दानिश एसपी की गाइडेंस से उसी कमरे के पास पहुंच जाता है जहां कुरैशी को ले जाया गया था। कुछ देर बाद ही एसपी को पता लगता है कि असली कमांडोज आ चुके थे। वो दानिश से कहता है, मैं उन्हें सिर्फ 3-4 मिनट के लिए रोक सकता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही वक्त है। और ये कहकर एसपी एक स्नाइपर से उन कमांडोज पर हमला करना शुरू करता है। दूसरी तरफ दानिश भी अब तक कुरैशी के गार्ड्स को मारकर उसके कमरे में घुस गया था। कमरे में घुसते ही दानिश कुरैशी को पीटना स्टार्ट कर देता है और बार बार उससे वजीर के बारे में पूछना शुरू करता है, लेकिन कुरैशी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो यही कहता है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी वजीर को नहीं जानता। यहाँ कुरैशी भी दानिश पर पलटवार करता है और इनके बीच हाथापाई होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में दानिश कुरैशी को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है और फिर से कहने लगता है, पंडित जी को नहीं मारना चाहिए था। जब दानिश उससे पूछताछ कर रहा था तभी कुरैशी की बेटी बेड के पीछे से बाहर निकलती है और यहाँ की सिचुएशन देखकर रूही दानिश के सामने रोते हुए 8 साल पहले हुए हादसे की सच्चाई बताना शुरू करती है। वो कहती है, ये इंसान मेरे अब्बू नहीं हैं, इन्होंने मेरे अब्बू के साथ साथ सभी गांव वालों को मार डाला और जब आर्मी वाले आए तो इन्हें गोली लग गई। इनके साथ जो लोग थे वो भाग गए। इन्होंने आर्मी वालों से झूठ कहा कि ये मेरे अब्बू हैं। इसके अलावा रूही ये भी बताती है, इन्होंने मुझे कहा था कि अगर ये राज किसी को भी पता लगा तो वो मुझे भी मार डालेंगे, क्योंकि नीना मैम को इस बात का पता लग गया था, इसीलिए इन्होंने नीना मैम को भी मार डाला। ये सब कुछ कहकर रूही दानिश के पास आकर कहती है, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, वो लोग अभी भी इनसे मिलने के लिए आते हैं। रूही की ये सब बातें सुनने के बाद दानिश को ये भी समझ आ गया था कि रमीज इसी आदमी से मिलने के लिए दिल्ली आया था। ये सब बातें सुनने के बाद दानिश
अपनी रिवॉल्वर की सारी गोलियां कुरैशी के सीने में उतार देता है। सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रूही मीडिया के सामने कुरैशी की सच्चाई बता रही थी, जिस वजह से दानिश भी बेकसूर साबित हो गया था। कुछ दिन के बाद हम दानिश को रूही के साथ पंडित जी का वही नाटक देखते हुए देखते हैं जो कि वो नीना की याद में करवाना चाहते थे। इस शो को रूहाना होस्ट कर रही थी और इस प्ले का थीम था चेस। रूहाना कहती है कि रिहर्सल के वक्त पंडित जी ने कहा था कि ये खेल नहीं एक पहेली है। जो लोग शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें ये पहेली जरूर समझ आएगी। इसके बाद प्ले शुरू होता है और बैकग्राउंड में रूहाना भी बोलना जारी रखती है। दूर कहीं शतरंज की नगरी में एक छोटा सा प्यादा रहता था जो सबका प्यारा था, लेकिन एक दिन बदमाश बादशाह ने उसे जोरों से रुला दिया और जब प्यादा रोता हुआ भगवान के पास गया तो भगवान ने कहा, ऐ प्यादे, शतरंज की जान है तुम, अगर सही चाल चलेगा तो एक दिन तू वजीर बन सकता है। रब की बात सुनकर प्यादे ने एक भोले हाथी से दोस्ती की। हाथी वैसे तो शांत रहता है, लेकिन अगर दोस्त को दुख पहुंचे तो वो पागल हो जाता है। ये सब बातें सुनकर दानिश अपने दिमाग में पंडित जी के बारे में सोचने लगता है। वो इस खेल को अपने और पंडित जी के साथ रिलेट करने लगता है, जिसमें वो पंडित जी को उस प्यादे की जगह और अपने आप को हाथी की जगह रखकर देख रहा था। यहाँ उसे पंडित जी की कही हुई एक बात भी याद आती है। चेस सिखाते वक्त उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हाथी के सामने का प्यादा मरता है तब ये पागल हाथी तबाही मचा देता है। प्ले आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि हाथी को पागल करने के लिए उस प्यादे ने अपनी आखिरी चाल खेली। प्यादा कुर्बान हो गया और हाथी ने बदमाश बादशाह को शय और मात दे दी। प्ले के बीच में ही उठकर दानिश तुरंत पंडित जी की नौकरानी पम्मी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कभी वजीर को देखा था? तो पम्मी कहती है कि जिस दिन उन पर हमला हुआ था उस दिन मैंने खिड़की को हिलते हुए देखा था, इसीलिए मैंने भी पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दिया कि वहाँ से कोई आदमी भागा था। जब दानिश वहाँ से निकलने लगता है तो पम्मी को अचानक से कुछ याद आता है और वो कहती है कि एक दिन पंडित जी ने मुझे पेन ड्राइव देते हुए कहा था कि एक दिन दानिश वजीर को ढूंढते हुए तुम्हारे पास जरूर आएगा और तब तुम ये पेन ड्राइव उसे दे देना। दानिश वो पेन ड्राइव लेकर तुरंत अपने घर पहुंचता है और उस पेन ड्राइव में मौजूद पंडित जी की वीडियो क्लिप से उसे पूरी कहानी समझ आती है। पंडित जी दानिश को हंसते हुए कहते हैं, टांगे नहीं, बंदूक नहीं, कुछ नहीं, कैसे पहुंचता कुरैशी तक? मुझ जैसे कमजोर प्यादे के पास एक ही रास्ता था, एक एक कदम चलकर मैं आखिरी घर तक पहुंच गया। यहाँ दानिश को समझ आता है कि एक्चुअल में वजीर नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिस दिन से पंडित जी को पता लगा था कि दानिश ने अपनी बेटी के हत्यारे को 24 घंटे में ही मार डाला, उसी दिन से पंडित जी उस पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि वो भी अपनी बेटी के हत्यारे को मारना चाहते थे। उस दिन कब्रिस्तान के पास जानबूझकर गाड़ी में से उन्होंने अपना वॉलेट फेंका था। इसके अलावा अपने आप पर हमला करना, चेस और अपनी व्हील चेयर को जलाकर सारा इल्जाम वजीर नाम के व्यक्ति पर लगाना, वॉइस चेंजर और दूसरी सिम कार्ड के जरिए दानिश से वजीर बनकर कॉल करना, अपने ही घर पर फिर से रिमोट कंट्रोल बम से चेस बोर्ड को उड़ाना। इसके अलावा जब दानिश ने कुरैशी की कॉल रिकॉर्ड टैप की थी तब उसमें दानिश को सिर्फ वजीर की ही ऑडियो सुनाई दी थी, जिसमें पंडित जी ने गार्डन पर मिलने का मैसेज कुरैशी को दिया था। कुरैशी के कुछ पूछने से पहले ही पंडित जी ने फोन काट दिया था। ये सब कुछ पंडित जी की ही प्लानिंग का हिस्सा था। और उस दिन जब दानिश पंडित जी को रोकने के लिए गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था, उस दिन पंडित जी ने गाड़ी में पड़े फोन से दानिश को कॉल किया और एक रिकॉर्डेड ऑडियो प्ले करके अपने आप को बम से उड़ा डाला।
पंडित जी ने दानिश के माइंड में अच्छे से वजीर नाम के एक इंसान के खिलाफ जहर भर दिया था ताकि उसको ढूंढता हुआ वो कुरैशी तक पहुंच जाए। हालांकि उन्होंने दानिश को झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाया था, लेकिन उनकी दोस्ती झूठी नहीं थी। वीडियो क्लिप के एंड में वो दानिश को एक नई जिंदगी के लिए कांग्रेट्स करते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है।